कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राज्यों का गठन जो पुनर्गठन किया गया उसके बारे में आज हम पॉलिटी के कुछ जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर प्रश्न बनने की संभावना रहती है समय के आधार पर। और वर्तमान में जो घटना घटी 2019-2020 में कहीं ना कहीं हमारे जो राजनीतिक मानचित्र है उसमें बड़ा फेरबदल आया। तो ये बड़ा फेरबदल कहीं ना कहीं हमें लगाता है कि इसके ऊपर प्रश्न बनने की संभावना। तो आपको हम थोड़ा इतिहास की पृष्ठभूमि से लेकर चलते हैं कि इतिहास की पृष्ठभूमि किस प्रकार से थी। अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शासन किया, ये सभी को पता है। पर अंग्रेजों ने जो शासन किया और शासन करने के दौरान जो अपने क्षेत्र को अर्थात जो प्रशासनिक क्षेत्र थे उन्हें जो बांटा उसमें कोई तार्किकता नहीं थी। जिस जैसे राज्य का अधिग्रहण किया, जिस प्रकार से राज्य को प्राप्त करने की कोशिश की, वैसे ही उन्होंने उस राज्य को रहने दिया। और इसके कारण कहीं ना कहीं तारतम्यता हमें दिखाई नहीं दे रही थी। कांग्रेस को भी ये नहीं दिखाई दे रहा था कि भैया एक रूप में कहीं ना कहीं नहीं बटा पड़ा। हैदराबाद अगर शुरू होता है तो हैदराबाद महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी आता है, वर्तमान के मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी, तेलंगाना के क्षेत्र में भी, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में भी, कर्नाटका के क्षेत्र में और तेलुगु के क्षेत्र में भी, अर्थात तमिलनाडु के क्षेत्र में। मतलब एक राज्य इतने सारे क्षेत्र में बटा पड़ा। तो ये बात जब उठी कांग्रेस में, तो कांग्रेस में 1920 के बाद से ही, जब 1920 में नया कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कांग्रेस के अंतर्गत लाया गया और 1921 से उसे लागू किया गया, तभी से जो राज्य की जो बातें थी वो भाषाई आधार पर कांग्रेस ने कहना शुरू की। और इसलिए उन्होंने जो स्थानीय स्तर पर जो कांग्रेस के जो नेता रहते थे और जो शाखाएं रहती थी, उन शाखाओं में स्थानीय भाषा को ही महत्व देना शुरू किया। और स्थानीय स्तर पर जब बातें शुरू होने लगी भाषाई आधार पर, तो ये कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा भी लगा, क्योंकि भारत एकता और अखंडता की बात होती थी और सांस्कृतिक विविधता को भी कहीं ना कहीं कांग्रेस मानती थी, समझती थी, जानती थी। और इसलिए उन्होंने इसको आगे लेकर कार्य करना शुरू किया। जब कार्य करना शुरू किया तो आप सभी को पता है कि 1930 के बाद में जिन्ना जो थे, उन्होंने मुस्लिम लीग जो पूर्व में स्थापित 1906 में हो चुकी थी, उसी को और अधिक विस्तृत रूप देना शुरू किया और उसी में सांप्रदायिकता को और कहीं ना कहीं बढ़ाना शुरू किया। 1935 का अधिनियम आया और 1935 के अधिनियम के बाद में राज्य और अन्य राज्यों का निर्माण किया गया। यहां तक के भी कांग्रेस मानती थी कि भाषाई आधार पर ही राज्यों का निर्माण किया जाए। पर 1940 के बाद में धीरे 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 कांग्रेस का जो विचार था वो भाषाई आधार पर राज्य के गठन के प्रति कहीं ना कहीं बदलता चलेगा। कारण भाषाई आधार पर और संप्रदाय के आधार पर भारत में झगड़े होना शुरू हुए, दंगे होना शुरू हुए। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो स्थिति थी पूर्व की, उसको बदलने के लिए ये स्थिति काफी थी। जिन्ना इसे तूल दे रहे थे और जिन्ना इसे तूल देने के कारण कांग्रेस ने जब संविधान सभा का निर्माण हुआ और संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, तो उस समय में राज्यों का निर्माण किस प्रकार से किया जाए इसके विषय में अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बिठाई, जिस कमेटी का नाम था 1948 में बेटा 1948 में राज्यों का गठन करने के लिए कमेटी बिठाई, जिसका नाम था धर कमेटी, धर आयोग। इस धर आयोग के द्वारा कहा गया कि राज्यों का आप गठन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु राज्यों के गठन के समय में यदि आप भाषा को ही जोड़ दोगे तो राष्ट्रीय एकता और प्रशासन के लिए बाधा खड़ी हो जाएगी। तो जब 1948 में इस कमेटी की रिपोर्ट आ गई, 48 में गठित किया और 48 में ही रिपोर्ट आ गई, तो उसके बाद में धर आयोग के प्रति लोगों में मंशा जो थी वो नकारात्मक रही। और खासकर दक्षिण भारत के क्षेत्र में, क्योंकि दक्षिण भारत के क्षेत्र में संस्कृति के प्रति कहीं ना कहीं आग्रह ज्यादा है और आयोग के विरोध में कहीं ना कहीं नारेबाजी शुरू हुई, आंदोलन शुरू। इसी के बाद में इसी बात को ध्यान में रखकर 1948 दिसंबर में ही जवाहरलाल नेहरू, पटबी सितार मैया और वल्लभ भाई पटेल
इन 3 लोगों की सदस्यता में एक और कमेटी बिठाई जिसका नाम था जीवीपी कमेटी, जिसको कहा जाता है जीवीपी कमेटी। पढ़ने सितार में ये याद रखिएगा, कांग्रेस के इतिहासकार रहे और गांधी जी के द्वारा 1939, 48, 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए एक सदस्य का नॉमिनेट किया था। उनका नाम था पढ़ने सितार मैया। अनफॉर्चुनेटली वो हारे थे और सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीते थे और कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो बात याद रखिएगा। तो इस कमेटी ने भी आगे रिकमेंडेशन भेजी और अनचाहे मन से कहा कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर नहीं, प्रशासन को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। और यही बात को जब संविधान सभा ने माना तो संविधान सभा ने क्या किया, जो भाग 5 था उसका संबंध संघ से और भाग 6 जो है वर्तमान में उसका संबंध राज्य से। वर्तमान पर क्या किया, भाग 6 जो हमने देखा जो वर्तमान में राज्य के लिए, उस समय में उसे राज्यों को क, ख, ग, घ में बांट दिया। क में बड़े राज्य जो ब्रिटिश प्रांत थे उन्हें रखा गया, याद रखिए, क में ब्रिटिश प्रांतों को रखा गया। ख में छोटी रियासत नहीं बड़ी रियासतों को रखा गया। ग में छोटी रियासतों को रखा, जैसे कूच बिहार वगैरह जो आती थी, जैसे त्रावणकोर जो आते थे, उन रियासतों को रखा गया। घ में जो क्षेत्र प्राप्त किए उन्हें रखा गया, जो सामरिक रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे, अंडमान निकोबार एकमात्र राज्य था, इन राज्यों को रखा गया। ये राज्य थे, इनके लिए भाग 6, 7, 8, 9। आज भी भाग ये है हमारे संविधान में, पर आज केवल भाग नंबर 6 राज्य के लिए है, भाग नंबर 8 केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, 7 भाग नहीं है वर्तमान संविधान में। पर आजादी के बाद जो पहला संविधान लागू हुआ था उस समय में भाग जो 7 था वो था, और उसके लिए वो किसके लिए था, बड़ी बड़ी रियासतों के लिए। प्रश्न कभी आ सकता है, मैं ही पूछूं या क्वेश्चन में पूछा जाए, तो ये याद रखिए। अब ये बात जब आपको समझ में आ गई, जीवीपी कमेटी बैठी, तो जीवीपी कमेटी ने आगे कार्य करना शुरू किया और जीवीपी कमेटी ने जब रिकमेंडेशन दे दी और भारत का संविधान लागू हो गया 1950 को, तो 1950 को लागू हो जाने के बाद में अब दक्षिण भारत में भाषाई आधार पर मांग बहुत तेजी से बढ़ने लगी। दक्षिण भारत में भाषाई आधार पर मांग इतने ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी कि उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने अनचाहे मन से कह दिया था कि हमें भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं बल्कि प्रशासन को ध्यान में रखकर भाषाई आधार पर राज्यों का क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। अब चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। एक कांग्रेस के विपरीत कांग्रेस गैर कांग्रेसी कहीं ना कहीं सरकार के निर्माण की गुंजाइश बनने लगी मद्रास प्रांत में। मद्रास प्रांत एक बड़ा प्रांत था, और जब गैर कांग्रेस राज्य के निर्माण, सरकार के निर्माण की बात आने लगी, तो उस समय में कांग्रेस को अपने ही रूप में परिवर्तन करने की बात आई। और इसी दौरान 1952 के करीब करीब स्वतंत्रता सेनानी रामुल्लू साहब, जो कांग्रेस के ही सदस्य थे और कांग्रेस से ही कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ते थे, उनके द्वारा आमरण अनशन शुरू किया। 56 दिन का आमरण अनशन शुरू किया 1952 से लेकर 1953 तक के चला उनका, जनवरी दिसंबर से लेकर उनका 1953 जनवरी तक के चला, और उसके बाद उनकी होगी मृत्यु। और मृत्यु हो जाने के बाद में पूरे क्षेत्र में, दक्षिण भारत के क्षेत्र में भाषाई आधार पर मांग राज्य की बहुत ज्यादा जोर पकड़ने लगी। और जब बहुत ज्यादा जोर पकड़ने लगी तो उस समय में अक्टूबर 1 को आते आते आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर 1953 में स्थापित कर दिया। तो पहला भाषाई आधार पर राज्य जो निर्मित हुआ वो आंध्र प्रदेश था, जो 1953 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1953 को। अब जैसे ही 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का निर्माण किया, तो उसके बाद में भारत के कई सारे क्षेत्रों से राज्यों के निर्माण की बात आने लगी, क्योंकि ये तो तात्कालिक व्यवस्था थी, और ये तात्कालिक व्यवस्था होने के कारण हमें ये दिखाई दे रहा था कि राज्य की मांग आने ही वाली थी, और कांग्रेस भी चाहती थी, परंतु जो दंगे हुए थे, जो विभाजन हुआ था, उस दंश के कारण कांग्रेस भी फूक फूक कर कदम रख रही थी।
पर इसी के बाद में जब सरकार को पता चला तो उनके द्वारा 1953 में ही फजल अली आयोग की स्थापना की। 1953 में इसके 3 सदस्य थे, के एम पणिकर और कुंजरू साहब और फजल अली अध्यक्ष थे, के एम पणिकर और कुंजरू साहब, नाम याद रखिए, के एम पणिकर और कुंजरू साहब। अध्यक्ष फजल अली, आयोग बैठा 1953 में और 1955 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन भेजी। रिकमेंडेशन में कहा कि भैया ये जो आपने राज्यों का गठन जो संविधान सभा के द्वारा किया गया था तात्कालिक आपूर्ति के लिए, क ख ग घ, इसमें से अब एक क ख ग को हटा दो, केवल 2 ही चीज रखो, एक तो राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। और राज्य में जो अपने राज्यों की संख्या है उसे 16 रखो और 3 केंद्र शासित को बनाओ। सरकार के द्वारा 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाए गए, और साथ में ये सब कार्य को करने के लिए 7वां संविधान संशोधन भी किया गया। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि 7वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? तो राज्य के गठन से संबंधित है और कई सारी बातें हैं। आपका उच्च न्यायालय से भी कहीं ना कहीं इसका संबंध बैठता है, आपको हम आगे बताएंगे। तो 7वां संविधान संशोधन किया गया और 7वें संविधान संशोधन के तहत 7वां जो भाग था उससे समाप्त कर दिया गया, 9वां भाग भी उस समय में खाली कर दिया गया, 6वां और 8वें भाग को ही रखा गया। 6वें भाग में राज्य को रखा गया और 8वें भाग में केंद्र शासित प्रदेश को। पर आपको पता है जो 9वां भाग था उस 9वें भाग में वर्तमान में पंचायत आती है, 9वें के क में राज्य जो आपको नगर निगम दिखाई देगा, और 9वें के ख में सहकारी समितियां, ये बाद में जुड़ी गई। पर 7वें संविधान संशोधन के तहत ये 2 चीजें हट गई थी। कितने बने राज्य? 14 और 6। पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, पर वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यही कुछ है संख्या। अब 28 राज्य मतलब राज्यों की संख्या में समय समय पर बढ़ोतरी होती गई। अब ये समय समय पर जो बढ़ोतरी होती गई राज्यों की संख्या में, अब इस बात को थोड़ा सा आप समझते चलिए। अब इस बात को अगर आप समझेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी बात राज्य से संबंधित आपको समझ में आ जाएंगी। अब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश कब बने बेटा? 1956 में। 1960 के करीब करीब अलग राज्य की मांग आने लगी बंबई प्रांत। बंबई प्रांत बहुत बड़ा प्रांत था और इस प्रांत में महाराष्ट्र का पूरा एरिया था, गुजरात भी था, इसे मिला दिया। सौराष्ट्र जो था उसे भी मिला दिया। कल आपसे प्रश्न, कल हमने बोला था सौराष्ट्र याद रखिएगा। और थोड़ा सा एरिया कर्नाटका का और थोड़ा सा एरिया आंध्र प्रदेश का भी जुड़, और इसको मिलाकर एक अच्छा राज्य बनाया गया जिसका नाम था बम्बई। पर गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रीयन भाषा बोली जाती है, और इन भाषा को लेकर हमेशा तकरार होता था। और इसी के कारण 1960 में एक नए राज्य का निर्माण किया गया जिसका नाम था गुजरात। 1960 में गुजरात राज्य का क्या किया गया? निर्माण किया गया। और गुजरात राज्य का जब निर्माण किया गया तो बंबई प्रांत का नाम बदलकर कर दिया महाराष्ट्र। क्या कर दिया गया? महाराष्ट्र, याद रखिएगा। इसी के बाद में दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं द्वीप, गोवा, ये भी कहीं ना कहीं पुर्तगालियों से आजाद हुआ। और जब दादर एवं नागर हवेली तो पहले ही आजाद हो चुके थे, गोवा, दमन एवं द्वीप 1961 के करीब कार्रवाई के माध्यम से हुए, तो इनको भी 1961 में बनाने की कोशिश की केंद्र शासित प्रदेश। फिर बाद में 1962 आया। 1962 में पांडिचेरी और जो क्षेत्र था जो कई राज्यों में बटा हुआ था उसे भी केंद्र शासित प्रदेश बनाना पड़ा, क्योंकि हमारा फ्रांसीसी सरकार के साथ में अनुबंध था कि हम वहां की संस्कृति का क्या करेंगे? रक्षण करेंगे, और जो संस्कृति आप छोड़कर गए हैं हम उसी संस्कृति को लेकर चलेंगे। 1962 में यह हुआ। पर 1963 बहुत महत्वपूर्ण था। 1963 में असम करके एक राज्य था, और ये असम राज्य वर्तमान का जो 7 सिस्टर है भारत का,
वो सेवन सिस्टर का केवल केवल एक राज्य बनाया गया था, असम। और ये असम जो क्षेत्र है, जो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आता है, यहाँ पर कई सारी जनजातियां रहती, जिसमें नागा, बोडो, खासी, जयंती, मिजो। अब इतनी सारी जनजातियां रहती है, और ये जनजातियां अपनी संस्कृति को लेकर बहुत अधिक उतारू है, उग्र है। तो यही बात को लेकर 1963 के करीब करीब नागाओं ने अलग राज्य की, अलग देश की ही मांग कर दी। जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा इसे सॉल्व किया गया, और 1963 में नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया। नॉर्थ ईस्ट में होने वाला पहला रिफॉर्म 1963 का था, नागालैंड का निर्माण। इसी के बाद में जो वर्तमान का अगर आपको भारत दिखाई देगा, उस भारत में आपको हरियाणा और पंजाब, पंजाब जो है वो पूरा एक प्रांत था, उसी से बना बाद में हरियाणा। हरियाणा हिंदी भाषा बोली जाती है, और पंजाब में सिख भाषा बोली जाती है। भाषाई आधार पर यहाँ पर भी तकरार हुई 1965 में, और भाषाई आधार पर जब 1965 में तकरार हुई, तो उस समय में पंजाब से कटकर एक राज्य का निर्माण किया गया, जिसका नाम था हरियाणा। और हरियाणा का निर्माण किया गया, तो साथ में इस बात को लेकर और ज्यादा तकरार हुई कि चंडीगढ़ को किससे रखा जाए, क्योंकि चंडीगढ़ एक खूबसूरत शहर था, मैंने कला एवं संस्कृति में आपको बताया। तो चंडीगढ़ को लेकर बहुत अधिक टकरार हुई, और उस समय में इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं सरकार में थी, तो इंदिरा गांधी के द्वारा कहा गया कि ना तो आपका, ना तो मेरा, तुम्हारा, इसे बना देते हैं चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश। तो चंडीगढ़ को बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। तो 1965 में हरियाणा एक राज्य बना, और चंडीगढ़ को क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश। अब इसी के बाद में रिफॉर्म बहुत ज्यादा दिखाई दिया 1972 में आपको नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र, पर उसके पहले 1970 मेघालय जो था, वहां पर भी राज्य के निर्माण की बात आने लगी। जो वर्तमान मेघालय है, वहां पर ही राज्य के निर्माण की बात आने लगी, क्योंकि वो पहले असम के अंतर्गत आता था, पर 1970 में उसे राज्य के भीतर राज्य का दर्जा दे दिया गया। और राज्य के भीतर जब राज्य का दर्जा दिया गया, तो कई सारी उसे छूट दी गई। तो ये याद रखिएगा, मेघालय को राज्य के भीतर राज्य का दर्जा दिया गया था, तो मेघालय को राज्य के भीतर राज्य का दर्जा दिया गया। इसी के बाद जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश था, वो पहले केंद्र शासित प्रदेश था। बाद में उसकी थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और थोड़ा बड़ा जनाधार देखते हुए 1971 में जो हिमाचल प्रदेश है, प्रदेश, उसे क्या कर दिया गया, राज्य बना दिया। ये याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश जो राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली का था, उसके द्वारा उसे केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में रखा गया था। और 1971 में क्या बना दिया गया, राज्य बना दिया था। अब 1971 में जब राज्य बन गया, तो 1972 में नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बड़ा चेंज आया। नॉर्थ ईस्ट में क्या चेंज आया, असम जो क्षेत्र था, असम प्रांत जो था, उस असम प्रांत में जो दो प्रांत वर्तमान में आपको दिखाई देते, एक आपको प्रांत दिखाई देगा अरुणाचल प्रदेश, और एक दिखाई देगा मिजोरम। ये पहले असम के अंतर्गत आते थे, इनका अस्तित्व नहीं था, पर असम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश 1972 में। और त्रिपुरा और मणिपुर जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे 1952-56 के राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत, उसे बना दिया गया राज्य। तो मतलब ये याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम क्या बन गए, केंद्र शासित प्रदेश। और त्रिपुरा, ये याद रखिए, त्रिपुरा और मणिपुर जो है, जहां पर भी रहे साथ में ही रहे, और इनको बना दिया गया राज्य। पहले ये त्रिपुरा और मणिपुर छोटी रियासतों के रूप में साथ में ही बैठे हुए थे, घ भाग में, मतलब भाग नंबर 8 में। और फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाया, तो दोनों को ही साथ में बनाया, राज्य भी बनाया, दोनों को साथ में बनाया। अब इतना रिफॉर्म हो गया 1972 तक के, और ये नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में सबसे बड़ा रिफॉर्म था। कारण भी कुछ और थे, कभी हम पढ़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी में। आप ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये आपको समझने में बहुत अधिक कहीं ना कहीं लाभकारी रहेगा। अब इसी के बाद में क्या हुआ, सिक्किम को
1974 में हमने 1974 में 35वें संविधान संशोधन के तहत अधिराज्य का दर्जा दिया और 36वें संविधान संशोधन के तहत उसे राज्य बना दिया और उसके लिए विशेष दर्जा भी दिया। 371 च में विशेष राज्य का दर्जा दिया, कुछ विशेष प्रोविजन दिए। जैसे हमने 370 के तहत जम्मू कश्मीर को रखा था, तो वैसे ही कुछ भाग 21 में, जो भाग 21 आता है, भाग 21 शुरू होता है 369 से लेकर 392 आर्टिकल तक के। तो भाग 21 में कई सारे अनुच्छेद है, जिसमें 370 का बहुत अधिक महत्व था और 371 का भी बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इसमें कई सारे राज्यों के लिए विशेष प्रोविजन देकर रखे, जैसे असम, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन राज्यों के लिए कई सारे प्रोविजन रखे गए, जिसमें सिक्किम के लिए भी रखा गया 371 च में कुछ विशेष प्रोविजन, क्योंकि हमारे देश में कहा गया है कि राज्यों का जो गठन हो और उसमें जो विधानसभा की सीटें हो वो 60 से कम ना हो। पर यहाँ पर 60 से कम दिखाई देती, क्यों दिखाई देती? क्योंकि यहाँ जनसंख्या कम है और जनसंख्या कम होने के कारण यहाँ पर सीटों की संख्या कम दिखाई देती है और विशेष प्रकृति है, चाइना से कहीं ना कहीं बॉर्डर लगती है, इसलिए इसे बनाया गया। इसी के बाद में 1986 आया है। 1986 में 3 जो केंद्र शासित प्रदेश पूर्व के थे, गोवा, तो 87 में 1987 याद है, 86 में 2 बड़े रिफॉर्म हुए। अरुणाचल प्रदेश जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था उसे राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था उसे भी क्या कर दिया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। इसके माध्यम से एक बड़ा जो अशांत एरिया था उसे शांत करने की कोशिश की गई। इसी के बाद अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम में बहुत अधिक शांति व्याप्त हो गई और वर्तमान में अगर हम लिटरेसी रेट देखें तो मिजोरम में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। 87 में जो गोवा पहले दमन एवं द्वीप के साथ में केंद्र शासित प्रदेश था, दमन एवं द्वीप के साथ में केंद्र शासित प्रदेश था, उसे भी क्या बना दिया गया, राज्य बना दिया गया। पर दमन एवं द्वीप को क्या बनाए रखा, केवल केंद्र शासित प्रदेश। सन 2000 आया, एनडीए की गवर्नमेंट थी और एनडीए की गवर्नमेंट के द्वारा मध्य प्रदेश के 2 भाग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के थोड़े से पहाड़ी एरिया को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया और फिर बाद में बिहार के वन वाले अधिक क्षेत्र को उसे बनाकर झारखंड बनाया गया। तो मतलब 3 राज्यों का पुनः निर्माण हुआ सन 2000 में। सीक्वेंस याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। अब ये राज्य का निर्माण हो गया। पर 2014 और 2019-20 ये भी कहीं ना कहीं राज्यों के परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं रहे। 2014 में आंध्र प्रदेश के जो बहुत ही बैकवर्ड क्षेत्र था उस क्षेत्र के लिए भी क्या किया गया, उसे भी राज्य का निर्माण का, राज्य का दर्जा देने की कोशिश की। आपको हम 1957 का एक अधिनियम बताएंगे, उसमें हम तेलंगाना के बारे में बताएंगे। तेलंगाना का जिक्र वहीं से शुरू हो, तेलंगाना की मांग प्रबल रूप से यहीं से शुरू हुई। कारण यह था कि जो आंध्र प्रदेश है उस आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र था और दक्षिणी क्षेत्र, तो उत्तरी क्षेत्र आता है बेटा वृष्टि छाया क्षेत्र में, और ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आने के कारण इस क्षेत्र में होती वर्षा कम, और वर्षा कम होने के कारण इस क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम, जिसके कारण लोगों की आय भी है कम, और लोगों की आय कम होने के कारण शिक्षा का स्तर भी है कम। पर यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और इसके कारण यहाँ पर लोगों को नौकरी भी मिलती है, पर स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। और इसी बात को लेकर 1957 के करीब करीब तेलंगाना राज्य के भीतर राज्य की स्थिति को कहीं ना कहीं पैदा करने की कोशिश की। पर एक प्रबल मांग उठने लगी थी और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो 2003 में भी लिख दिया था कि हम तेलंगाना राज्य को बनाएंगे, और उसने जाते जाते तेलंगाना राज्य को बना दिया और जून 2 को तेलंगाना राज्य का निर्माण कर दिया और तेलंगाना राज्य की कहीं ना कहीं मंशा को पूरा किया। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है और वर्तमान में आंध्र राज्य की भी राजधानी क्या है, हैदराबाद, परंतु जो नई बनेगी उसका नाम है अमरावती। अमरावती महाराष्ट्र का अमरावती नहीं, आपको वहीं पर एक और राज्य दिखाई देगा, अमरावती शहर दिखाई देगा। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर जो था वहां से 2 राज्य बना दिए, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर बना दिए।
और सन 2020 में हमने देखा दमन, द्वीप एवं दादर एवं नागर हवेली को क्या बना दिया गया, एक केंद्र शासित बना दिया गया, जिसके पीछे कारण था प्रशासनिक रूप से प्रशासनिक खर्च ज्यादा बढ़ रहा था, और इस प्रशासनिक खर्च और प्रशासनिक पकड़ मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली को क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ये था हमारे राज्य की स्थिति जो समय समय पर बदलते आते चलेगी। तो आपके सामने कुछ प्रश्न, तो पहला प्रश्न लिखें, लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप किस सन में रखा गया। दूसरा प्रश्न, ऐसे कौन से दो राज्य हैं जो साथ में केंद्र शासित प्रदेश बने और साथ में ही राज्य बने। ऐसे जो पहले, ये भी याद रखिए, जो पहले संविधान में भाग ग के घ घड़ी वाला घ के अंदर कर आते थे। अगला प्रश्न, पहला भाषाई आधार पर राज्य बनने वाला कौन सा राज्य था। दूसरा प्रश्न, फजल अली आयोग की बातों को लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ा। फिर आगे प्रश्न, राज्य के भीतर राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंबई से किस प्रांत का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न, जूनागढ़ जिस समय में जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिलाया गया तो उसे किस राज्य के अंतर्गत रखा गया। ये आपके सामने प्रश्न है। इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया जरूर से लाइक करिए, शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए और बेल आइकन दबाना भी ना भूलिए। थैंक यू।